to channel CUET and CBSE Humanities. On today we are going to learn chapter 3 of book 2 Political Science, Politics of Planned Development. देखो, इस चैप्टर में हम लर्न करने वाले हैं कि कैसे जो इंडिया है उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाती है. ठीक है, तो देखो इसको एक सीन से समझाया गया हमें. ठीक है, देखो उड़ीसा में क्या होता है कि वहाँ पे ना लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ अनटैप्ड आयरन ओर मिल जाता है हमें. ठीक है, अच्छा खासा आयरन ओर मिल जाता है. तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वो है ना कैश की उम्मीद, मतलब उसे लगता है कि यार अब तो अच्छा खासा पैसा आने वाला है, तो मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर लेती है. वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के साथ. ठीक है, गवर्नमेंट को लगता है कि यार अच्छा हो गया ये, अब तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, अब तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी. ठीक है, उसको सिर्फ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट दिखता है. लेकिन आयरन ओर सिचुएटेड कहाँ था, मोस्ट अंडर डेवलप एरिया में, जहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे. तो ट्राइबल्स को तो डर लग गया, उनका घर, उनका लिवलीहुड उन्हें अब खतरे में दिखने लग गया. ठीक है, और एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं ना, उन्होंने देखा कि अब तो ये एनवायरनमेंट जो है पोल्यूट हो जाएगा. तो हमने देखा कि किस तरह से 3 तरह के जो पर्सपेक्टिव्स थे लोगों के. ठीक है, कोई सोच रहा था डेवलपमेंट होगी, कोई सोच रहा था उसका लिवलीहुड जो है वो खतरे में हो जाएगा, कोई सोच रहा था कि एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड होने लग जाएगा, ख़राब होने लग जाएगा. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है. देखो, ये कोई एक्सपर्ट जो है अकेले खुद नहीं बता सकता कि एक डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे हमें अलग अलग लोगों से एडवाइस लेनी पड़ती है. ठीक है, जैसे कि हमें एक्सपर्ट ऑफ माइनिंग, एनवायरमेंटलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, इन सबसे हमें एडवाइस लेनी तो ज़रूर है, ये इंपॉर्टेंट है इन सबसे एडवाइस लेना. लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन वही होता है जो लोग चाहते हैं. ठीक है, जो लोग चाहते हैं वही पॉलिटिकल डिसीजन होता है. अब देखो, जब कंट्री इंडिपेंडेंस के बाद वो बहुत सारे डिसीजन बनाती है डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, और लोग है ना बहुत तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने आइडियाज़ को लेकर. ठीक है, लेकिन एक कॉमन चीज़ थी. क्या कॉमन चीज़ थी, लोग मतलब जो भी लीडर्स थे वो एक ही बात मानते थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ वही होनी चाहिए जो यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हो. ठीक है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग यही है कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए, किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए. ठीक है, और वो ये भी मानते थे कि हम बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर फार्मर्स को एक जिम्मेदारी नहीं दे सकते, अकेले उन्हें जिम्मेदार नहीं कर सकते एक डेवलपमेंट को करने के लिए. गवर्नमेंट का की रोल होता है. ठीक है, गवर्नमेंट की रोल प्ले करेगी डेवलपमेंट में, किसी और कोई भी एक तरह से नहीं डिसाइड कर सकता डेवलपमेंट क्या है. लेकिन कई इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इस बात पर डिसएग्री करते थे कि यार गवर्नमेंट इतना क्यों जो है वो इंटरफेयर कर रही है. ठीक है, अब ऐसे ही व्हाट इज़ लेफ्ट एंड व्हाट इज़ राइट इसको समझते हैं. जो कंट्रीज़ होती है ना, वहाँ पे अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ सोच वाले पार्टीज़ में जो होते हैं उन्हें कहते हैं लेफ्ट और राइट. लेफ्ट वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि यार गवर्नमेंट जो है वो अच्छी खासी अथॉरिटी होनी चाहिए. ठीक है, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका स्टेट का कंट्रोल, यहाँ पे गवर्नमेंट और स्टेट एक ही बात है. ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए इकोनॉमी में, और स्टेट रेगुलेशन होना चाहिए. ठीक है, फ्री कंपटीशन नहीं होना चाहिए. वहीं भी जो राइट वाले होते हैं वो ये मानते हैं कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए, मार्केट इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, प्रोग्रेस में होनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट है वो अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए. ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये सारे क्वेश्चंस इस टाइम पे इमर्ज हो ही रहे होते हैं, साथ ही साथ जो है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें कहीं देखने को मिलते हैं. ठीक है, अब ये देखो हमारे जो भी पॉलिटिकल डिसीजन था ना, उसके ना पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हुआ करते थे, और हर जो इशू था उसमें पॉलिटिकल जजमेंट चाहिए थी, हर एक पार्टी की कंसल्टेशन तो चाहिए थी. अब आइडिया ऑफ डेवलपमेंट के लिए क्या क्या आइडियाज़ हैं वो देखते हैं. देखो, उड़ीसा के सीन में हमने देखा कि कैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग है डेवलपमेंट का, है ना. और एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अलग डेवलपमेंट है, आदिवासी के लिए अलग अलग डेवलपमेंट होता है. ठीक है, और कभी भी जब डेवलपमेंट की डिस्कशन होती है तो कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिबेट्स तो होती हैं. ठीक है, अब फर्स्ट डिकेड जब हमारा इंडिपेंडेंट होता है तो उसका फर्स्ट डिकेड में हम जब भी एक चीज़ चीज़ नोटिस करते हैं. देखो क्या होता है कि हम जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम वेस्ट की तरह ही बात करते हैं. हम जब भी डेवलपमेंट को रेफर करते हैं वेस्ट से ही रेफर करते हैं. स्टैंडर्डाइज्ड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, हम मानते हैं कि जब भी हम डेवलपमेंट को मेजर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड जो है वो वेस्ट है. ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब है मॉडर्न बनना. ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, और सिर्फ कॉमन पीपल ही नहीं मानते थे कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू वेस्ट.
जो वो है एक्सपर्ट्स है वो भी ये मानते थे कि यार जो है वेस्ट है वो डेवलपमेंट को, असली डेवलपमेंट को रेफर करता है। और मॉडर्नाइज की पोजिशन में क्या होता है, प्रोसेस में क्या होता है, कई ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन होते हैं। इसके साथ साथ राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म भी होता है। देखो मॉडर्नाइजेशन एसोसिएट किया जाता है, मतलब मॉडर्नाइजेशन एसोसिएटेड है आइडियाज ऑफ ग्रोथ में, मटेरियल प्रोग्रेस में और साइंटिफिक रैशनैलिटी में। ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब भी हम किसी भी कंट्री को उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ से रेफर करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में उससे रिलेटेड हम रेफर करते हैं, तो हम कैसे बोलते हैं, डेवलप्ड, अंडर डेवलपिंग और अंडर डेवलप, ठीक है। हमारी जो इंडिया है वो डेवलपिंग है, ठीक है। अब जब हम इंडिपेंडेंस मिलता है तो हमारे सामने टू तरीके के मॉडल्स होते हैं डेवलपमेंट के, ठीक है। पहला होता है लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल और दूसरा होता है सोशलिस्ट मॉडल, ठीक है। जो लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल होता है वो यूरोप एंड यूएसए फॉलो कर रहे होते थे उस टाइम पे, और जो सोशलिस्ट अभी भी वो फॉलो ही करते हैं, और सोशलिस्ट मॉडल जो है वो यूएसएसआर जो है फॉलो करता था। अब वो यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेट हो चुका है, वो नहीं रहा। सोशलिस्ट मॉडल अब सिर्फ नॉर्थ कोरिया और ऐसे और भी कुछ कंट्रीज़ हैं बस वही फॉलो करते हैं, बाकी सारे जो कैपिटलिस्ट मॉडल को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन ये इस टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, 1947 के टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे दोनों एग्जिस्ट करते थे, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट मॉडल, ठीक है। सोशलिस्ट में क्या, देखो कैपिटल में, देखो कैपिटल में क्या होता है कि है ना, गवर्नमेंट जो इतनी अथॉरिटिव नहीं होती और फ्री कॉम्पिटिशन होता है यहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमी इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती। वहीं पे सोशलिस्ट में गवर्नमेंट ही सब कुछ होती है, गवर्नमेंट जो है अथॉरिटिव होती है, गवर्नमेंट के अंदर ही सब कुछ होता है, ठीक है। अब जो लीडर थे, कौन कौन इंप्रेस हुआ था सोशलिस्ट मॉडल से, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे कई इंडियन लीडर्स जो थे वो डीपली इंप्रेस हुए थे कैपिटलिस्ट मॉडल से, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट पार्टी और इवन नेहरू भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेहरू सोशलिस्ट से वो इंप्रेस हुए थे या फिर कैपिटलिस्ट से, तो सोशलिस्ट मॉडल से ही जो नेहरू थे वो इंप्रेस हुए थे, ठीक है। वो तो चाहते थे कि सोशलिस्ट मॉडल आए। देखो अब क्योंकि ये दो आइडियाज़ थे तो इससे ना ब्रॉड कॉन्सेंसस क्या होता है, कहीं जो लोग आके मीटिंग बिठाते हैं बातें करते हैं, ठीक है, डिस्कशन करते हैं, तो यही ब्रॉड कॉन्सेंसस को रिफ्लेक्ट करते हैं दोनों आइडियाज़, जहाँ पे नेशनलिस्ट लीडर जो है वो तो क्लियर कर देते कि इकोनॉमिक कंसर्न जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, जिस तरह से कॉलोनियल गवर्नमेंट की नैरोली डिफाइंड कमर्शियल फंक्शंस थे, बिल्कुल जैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट कैसे अपने नेशनली डिफाइंड कमर्शियल फंक्शन करती थी, किस तरह से वो इकोनॉमी बढ़ाती थी, बिल्कुल उससे डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब क्या कहती थी वो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका प्राइमरी पर वही है कि टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी हटानी है और सोशल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन सीम टू प्रिफर्ड पाथ, और कई लोगों के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कई लोगों के लिए पॉवर्टी हटाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कई लोगों के लिए एग्रीकल्चर ज़्यादा मतलब प्रायोरिटेबिलिटी था, ठीक है। मतलब सबकी अलग अलग प्रायोरिटी थी, ठीक है। किसी की प्रायोरिटी थी एग्रीकल्चर, किसी की थी इंडस्ट्री, किसी की थी यहाँ पे वो पॉवर्टी, ठीक है। अब प्लानिंग कैसे होती है, देखो प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग में क्या होता है, सब एक साथ साथ कॉन्सेंसस में हमने देखा कि कैसे जो गवर्नमेंट है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है और वो डिज़ाइन करती है, प्लान करती है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब देखो, अब आपको मैं बताती हूँ प्लानिंग जो डेवलपमेंट के लिए कौन सी कमीशन बिठाई जाती है, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कमीशन बिठाई जाती है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले, पहले डिस्कस करते हैं कि प्लानिंग कमीशन बनती कैसे। देखो क्या होता है, देखो द फैक्ट दैट प्लानिंग वॉज प्रोग्रेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी, जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम ये सोच रहे थे कि हम इकोनॉमी जो है रीबिल्ड करनी है, ठीक है। और 1940s-50s के टाइम पे तो लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे ये देखकर, लेकिन वहीं पे ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है यूरोप में, इंटर वॉर रिकन्स्ट्रक्शन होती है जापान और जर्मनी में, जहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द स्पेक्टेक्युलर इकोनॉमिक ग्रोथ अगेंस्ट द हैवी ऑर्ड्स ऑफ द यूनियन, यानी कि सोवियत यूनियन जो है अब वो अपनी इकोनॉमी की वजह से, जिस तरह से वो उसका मॉडल है इकोनॉमी का, उससे वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होता है, तो ये जो चीज़ देखकर इंडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो प्लानिंग कमीशन कैसे सेटल होती है ये देखते हैं, ठीक है। प्लानिंग कमीशन बनती कैसे, ये हिल रहा है बहुत, ठीक है। प्लानिंग कमीशन बनती कैसे, इसके पीछे एक स्टोरी है। क्या होता है, जब हमें इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली थी तो कुछ बिग इंडस्ट्रीज आकर है ना मिलते हैं और वो कहते हैं, देखो एक सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रीज 1944 में क्या कहता है, वो एक है ना ड्राफ्ट करता है एक जॉइंट प्रपोजल प्लान इकोनॉमी के लिए, ठीक है।
अब प्लान उस अपने प्रपोजल का वो नाम रखता है बॉम्बे प्लान। और बॉम्बे प्लान में क्या होता है, मेजर इनिशिएटिव्स होते हैं इंडस्ट्री के लिए और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, वो चाहते थे अपने बॉम्बे प्लान को ड्राफ्ट करने के बाद गवर्नमेंट से कि भाई जो इंडस्ट्री है उस पर ध्यान दो, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है उस पर ध्यान दो, ठीक है, इन सब चीज़ों पर उसके मेजर इनिशिएटिव्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो कुछ नहीं होता बॉम्बे पर, अभी बॉम्बे प्लान को देखकर कुछ नहीं कर पा रहे थे वो, क्योंकि अभी वो इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। लेकिन बॉम्बे प्लान की वजह से क्या होता है, कब प्लानिंग कमीशन बनती है। देखो बॉम्बे प्लान कब बनता है, कब ड्राफ्ट होता है, 1944 में, ठीक है, 1944 में बॉम्बे प्लान ड्राफ्ट होता है। ये इसके इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है, फिर प्लानिंग कमीशन बैठ जाती है, ठीक है, और ये 1950 में बनती है, ठीक है। कब बनती है, 1950 में। तो ये देखते हुए क्या होता है, प्लानिंग कमीशन जो है वो डेवलप्ड हो जाती है और वो प्लान करती है क्या क्या कैसे डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो चेयरपर्सन बनेगा प्लानिंग कमीशन का, ठीक है। अब मैं आपको प्लानिंग कमीशन एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पे छोटा सा बता रखा है। प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में बनती है, ठीक है। और ये क्या करती है, सिंपल रेजोल्यूशन बनाती है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, प्लानिंग कमीशन का रोल क्या होता है, एडवाइजरी रोल होता है, रिकमेंडेशन देती है। और इसकी जो एडवाइस होती है, इसके जो रिकमेंडेशन होता है वो तभी इफेक्टिव हो सकते हैं जब यूनियन कैबिनेट उसको अप्रूव कर दे कि हाँ चलो ये ठीक है, ऐसे अप्रूव कर दे तभी वो चलेगा। अब क्या है कि प्लानिंग कमीशन जो है अब वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती एग्जिस्ट, क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया है किससे, इसको रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग से, ठीक है। अब इसकी जगह नीति आयोग है। देखो क्यों, प्लानिंग कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो प्लानिंग कमीशन को डिस्प्लेस कर देती है नीति आयोग से। उसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग कब बनता है, 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 में हमें दिखता है कि किस तरह से प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग को रख दिया है और अब इसका सारे ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, इसकी सारी जिम्मेदारी है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। अब प्लानिंग कमीशन उस टाइम पे तो एग्जिस्ट करती थी, है ना। ये तो इसको प्लानिंग कमीशन को कब रिप्लेस करा, नीति आयोग से, 1 जनवरी 2015 में। तो उससे पहले प्लानिंग कमीशन ने क्या क्या काम करा जब 1950 में वो बनी थी। देखो प्लानिंग कमीशन के अर्ली इनिशिएटिव्स थे कि वो 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट करती रहती थी, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा प्लान जो वो चाहती है कि, मतलब देखो वो क्या करती थी, 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट करती थी जिसमें एक प्लान 5 ईयर्स तक चलेगा, फिर उसके बाद न्यू प्लान आएगा, ठीक है। ऐसे ही उसके आइडिया जो था बहुत सिंपल था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है प्रिपेयर करती है डॉक्यूमेंट्स उस प्लान के बारे में, ठीक है। अब जब भी वो प्लान जो है ड्राफ्ट मतलब लाती थी तो उसमें क्या होता था, गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो उस प्लान के रिलेटेड जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंडिचर है उसको पब्लिश करेगी, ठीक है। जो बजट है सेंट्रल और स्टेट का उसको पब्लिश करेगी। और सेंट्रल और स्टेट का बजट जो है वो 2 तरीक़ों से डिवाइड कर रखा हुआ था। एक था नॉन प्लान और दूसरा था प्लान। नॉन प्लान में जो भी रूटीन आइटम्स ऑन अर्ली बेसिस है, यानी कि ऐसे ही जो भी रूटीन आइटम्स पे खर्चा होता है वो वाला बजट था। और प्लान में वो बजट था जो कि प्रायोरिटीज़ में खर्च होता है, ठीक है, जो कि मेनली खर्च होना ही होना है, ठीक है। 5 ईयर प्लान का एडवांटेज ये था कि गवर्नमेंट जो है लार्जर पिक्चर पे फोकस करती थी और लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन ऑफ इकोनॉमी में फोकस कर पाती थी। अब 5 ईयर प्लान हमारा सबसे पहले ड्राफ्ट हो जाता है और उसका एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट बन जाता है। मतलब 5 ईयर प्लान में जो भी हमारा प्लानिंग है वो डॉक्यूमेंट प्लान में छप जाती है, ठीक है, दिसंबर 1951 में, ठीक है। मतलब प्लानिंग कमीशन के अगले साल ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो आ जाता है, ठीक है। अब सब एक्साइटेड थे, एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ और इंडस्ट्रीज, फार्मर्स, पॉलिटिक्स सब डिस्कस कर रहे होते हैं और डिबेट कर रहे होते हैं इस डॉक्यूमेंट को बारे में। सब एक्साइटेड होते हैं और इसकी एक्साइटमेंट, इसके लोगों की एक्साइटेड इस वो डेवलपमेंट के बारे में पीक पे होती है, ठीक है। और फर्स्ट ये एक्साइटमेंट जो है 2nd ईयर प्लान तक चलती है जो कि 1955 में पब्लिश होता है। फिर बाद में 3rd 5 ईयर प्लान तक भी चलती है 1961 में जो होता है, ठीक है। लेकिन 4th 5 ईयर प्लान में ये जो एक्साइटमेंट है लोगों की नीचे जाने लग जाती है, क्योंकि लोग जो है अब वो प्रॉब्लम फेस करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उनके सामने आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से 4th 5 ईयर प्लान के टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो प्लान हॉलीडे डिसाइड करती है। अब
क्या हुआ, लोग बहुत क्रिटिक्स होते हैं क्रिटिसाइज करते हैं इसकी प्रोसेस को, इसकी प्रायोरिटीज़ को, कि भाई ये तो गलत है, ये सब है, वो सब है। और लेकिन फिर भी जो फाउंडेशन है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो फर्मली अपनी जगह पे रहती है, ठीक है, और जो उसने प्लान किया होता है वही करती है, ठीक है। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1950 तक चला, और उसका जो मेन लीडर था वो था KN राज, ठीक है, जो कि एक यंग इकोनॉमिस्ट था, ठीक है, जिसने इस प्लान को ड्राफ्ट किया था, इन्वॉल्व था उसमें। ये आर्ग्यू करता है कि यार हस्टन स्लोली, इतनी जल्दी जल्दी काम मत करो, हमें फर्स्ट 2 डिकेड्स में अपनी जो डेवलपमेंट है उसको धीरे धीरे करना चाहिए, वरना हमारी डेमोक्रेसी को एंडेंजर्ड हो सकती है, ठीक है। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि पार्टीशन के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है और उसको अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत होती है। अब इसी टाइम पीरियड में कई डैम्स बनते हैं, कई इरिगेशन पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, इन चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा हो, मतलब डैम्स इरिगेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इन पे खर्चा होता है ज़्यादा, ठीक है। ह्यूज लोग एलोकेशन बनते हैं, ठीक है, जैसे कि भकरा नंगल डैम इसी टाइम पीरियड पे बना था। आपको एग्जांपल में पूछा जा सकता है कि कौन सा डैम बना था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, तो भकरा नंगल डैम था, ठीक है। और इसका प्रिंसिपल देखो, उसका पैटर्न क्या था कि देखो, इसको इन्हें एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी। क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी? कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारी कंट्री में हो रखा है। देखो, हमें पता है उस टाइम पीरियड में जो ज़मींदार थे, जो प्रिंसेस स्टेट्स थे, इनको ना लैंड अच्छा खासा मिला था, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ एग्जिस्ट भी करते थे, तो ठीक है, तो लैंड जो भी था वो एक तरह से प्रॉब्लमेटिक बन रहा था, ठीक है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह हमारी कंट्री में हुआ था पहले से, क्यों क्या हो रहा था? क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए हमारे पास लैंड था ही नहीं, तो इसकी वजह से ये जो हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो नहीं हो पाई थी, एक तरह से ऑब्स्टैकल वो फेस कर रही थी, ठीक है। अब ये इस टाइम पे क्या फोकस कर रहे होते हैं कि यार नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए, ठीक है, नेशनल इनकम पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये लोगों को कहते हैं यार थोड़ा सा खर्चा कम करो और ज़्यादा सेव करो, ठीक है। वैसे भी 1950s के टाइम पे वैसे भी कुछ ज़्यादा खर्चा लोग कर नहीं रहे थे, और वो सेविंग भी बहुत कम ही हो पाए थे, लेकिन फिर भी लोग कोशिश करते हैं और सेविंग होने लग जाती है, ठीक है। अब जो ये सेविंग का फ्रेज़ है, ये थर्ड 5 ईयर प्लान तक, यानी कि लोग जो है वो सेविंग कब तक करते हैं? थर्ड 5 ईयर प्लान तक करते हैं, ठीक है। और कुछ खास प्लानिंग होती नहीं, कुछ खास राइज़ होती नहीं, जितनी लोगों ने एक्सपेक्ट की थी, कुछ भी ज़्यादा इतना ज़्यादा कुछ राइज़ नहीं होता, ठीक है। और 1960-70s तक क्या हो जाता है, और लोग है ना अचानक से जो सेविंग होती है वो उनकी नीचे चली जाती है, लोगों की सेविंग जो है ख़त्म होने लग जाती है। अब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि हमें पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था, वहीं पे जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो किस पे ध्यान दिया जाता है? हैवी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हैवी सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या होता है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्री ज़्यादा आने लग जाती है, वो हैवी इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। इसका लीडर कौन होता है? PM मनोबलिस। अब PM मनोबलिस अगर तुम्हें लगन करना हार्ड लग रहा है तो मैं इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ। P से प्रियंका, C से चोपड़ा, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा मनोबलिस, और महल है, ठीक है, महल नोबलिस, ठीक है, तो स्टार्टिंग में महल, तो प्रियंका चोपड़ा का महल नोबलिस। अब कैसे भी याद कर लो तुम, मैंने तरीका बता दिया, तुम्हें अच्छा लग रहा कर लो, नहीं करना नहीं करो। अब क्या होता है, ये ड्राफ्ट करता है कौन? टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड प्लानर, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ PB मनोबलिस, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो पेशेंस से चल रहा होता है, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो बहुत धीरे धीरे काम करता है, लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान जो है उसे क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है, उसे चाहिए होता है कि भाई जल्दी से नहीं, स्पीड में करना है हमें काम, ठीक है। अब जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन होते हैं उससे ही जल्दी जल्दी सारे काम करता है, ठीक है। इस प्लान के फिनिश होने से पहले क्या होता है, कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना सेशन है ना आदिवड़ी नियर देन द मद्रास सिटी के पास में एक आबादी एक जगह है, वहाँ पे ये ना एक रेजोल्यूशन पास करती है। उस रेजोल्यूशन में डिक्लेयर होता है कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो है लगने जाएगा, ठीक है, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी लगने वाला है, ठीक है। और इसी से ही इन्फ्लुएंस होकर सेकंड प्लान हमें दिखने लग जाता है, जहाँ पे ये ऑर्डर क्या होता है, देखो, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी यानी कि सोशलिस्ट जो आइडिया है ना, जिस तरह से USSR फॉलो करता है, उसी का थोड़ा सा कुछ आइडिया लेकर हमने अपने इंडिया में ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न जो है हमने ले लिया था सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का, ठीक है। और इसमें क्या करती है गवर्नमेंट सब्सटेंशियल टैरिफ, यानी कि टैरिफ क्या होता है, देखो, जो इम्पोर्ट होता है ना बाहर से एक कंट्री में, तो वो क्या करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसे टैरिफ कहते हैं, जो भी टैक्स इंपोर्ट पे लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा टैरिफ जो है लगाने लग जाती हैं, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। देखो, अगर हमारी जो इंडिया की कंट्री है, ठीक है, अगर बाहर से जो है इंडस्ट्रीज आएंगी तो भाई वो तो अपनी एडवर्टाइजमेंट अच्छी कर पाएंगे, वो तो अपने आप को ग्रो कर पाएंगी, लेकिन उनके ग्रोथ की वजह से क्या होगा, हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो नीचे चली जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो कंपटीशन करने के लायक नहीं है, तो कंपटीशन को लेस कर देता है, ठीक है।
ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है प्रोटेक्ट हो गई। अब ये प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट किस किस के लिए था, देखो पब्लिक और प्राइवेट जो सेक्टर हैं दोनों ही इस प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में ग्रो हो पाए। ठीक है, जो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो ग्रो हुई इस पीरियड में, सेकंड जब वो चल रहा था। और इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरीज, कम्युनिकेशन, ये जो है ये पब्लिक सेक्टर के अंदर डेवलप हो पाए। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें एक दिखता है, सेकंड 5 ईयर प्लान के चक्कर में हमें दिखता है कि कैसे जो एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी को एक पुश मिला, एक टर्निंग पॉइंट बना इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो हाउएवर प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो फेस करनी पड़ी। ठीक है, इंडिया टेक्नोलॉजी बैकवर्ड था उस टाइम पीरियड में, और फॉरेन जो है फॉरेन एक्सचेंज करना पड़ रहा था। ठीक है, फॉरेन की जो टेक्नोलॉजी थी उसको बाय करना पड़ रहा था ग्लोबल मार्केट से। ठीक है, प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज करना पड़ रहा था। ठीक है, और इंडस्ट्री जो थी वो अटैक कर रही थी, वो चाहती थी कि यार बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो हम पे और एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस ना हो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्योंकि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस नहीं हुआ सेकंड 5 ईयर प्लान में, तो फूड की शॉर्टेज हो गई। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो फूड शॉर्टेज होने लग गई। और इंडिया प्लानर जो थे ना, ठीक है, वो कोशिश कर रहे थे कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को साथ में मैनेज करा जाए, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट हो गया था उनके लिए। अब थर्ड 5 ईयर प्लान भी कुछ ज़्यादा खास डिफरेंट नहीं था सेकंड 5 ईयर प्लान से। ठीक है, तो जो क्रिटिक्स थे, जो अपोज करते हैं चीज़ों को, तो उन्होंने कहा भाई ये तो अनमिस्टेकली भी अर्बन बायस है। देखो अनमिस्टेकेबल अर्बन, यानी कि ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये तुम जानबूझ के अर्बन बायस जो है वो अर्बन बायस हो। ठीक है, तुमने देख लिया सेकंड 5 ईयर प्लान में भी कितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ गई, लेकिन फिर भी तुमने वो थर्ड जो 5 ईयर प्लान है उसमें कंटिन्यू रखा, इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान देना कंटिन्यू रखा, जिसकी वजह से अब एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। ठीक है, वो चाहते थे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ बने रेदर देन हैवी वंस, मतलब इंडस्ट्रीज़ बनानी है तो एग्रीकल्चर रिलेटेड है इंडस्ट्रीज बनाओ ताकि एग्रीकल्चर भी ग्रो करे। अब ये चैप्टर जो है, ये जो CBSE वाले हैं उनके लिए चैप्टर खत्म हो चुका है, सारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उनके लिए कवर हो चुका है। बाकी जो CUT वाले हैं उनके लिए अभी भी बहुत चैप्टर बाकी है। ठीक है, तो ये देखो किस तरह से फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान में हमें बता रखा है कि किस किस चीज़ों में डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, अब ठीक है, तो की कंट्रोवर्सीज भी हमने देखने मिली, जहाँ पे स्ट्रैटेजी फॉर डेवलप। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया जैसे क्रिटिक्स जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो ऐसे कई क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं जब स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला ये था कि एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, सबसे पहला टॉपिक डिबेटेबल यही था। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी टच अपॉन अ बिग क्वेश्चन बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री विच शुड वन अट्रैक्ट मोर पब्लिक रिसोर्सेज इन बैकवर्ड इकोनॉमी लाइक दैट इंडिया। जब इकोनॉमी बैकवर्ड थी इंडिया की, तो उस टाइम पे लोगों को किस पे ध्यान देना चाहिए, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री, ये एक बिग क्वेश्चन था। ठीक है, अब मेनी थॉट दैट सेकंड प्लान लैक्ड एन एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपमेंट। कई लोगों को लगा कि यार जो एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी है डेवलपमेंट के लिए, सेकंड प्लान बहुत लैक करता है इस चीज़ में। एंड द एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर है और रूरल इंडिया है वो सफ़र कर रहा है। ठीक है, गांधीयन इकोनॉमिस्ट, मतलब गांधीयन को फॉलो करने वाले एक इकोनॉमिस्ट थे GC कुमारप्पा। देखो सारे नेम्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। GC कुमारप्पा प्रपोज करते हैं अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट दैट पुट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो ऐसा ही एक अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट वो छापते हैं, जिससे क्या होता है, ग्रेटर एम्फेसाइज करते हैं रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में। मतलब वो कहते हैं अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगी और रूरल भी बढ़ेगा, है ना। तो जो GC कुमारप्पा होते हैं वो एक प्रपोज करते हैं अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऐसे ही एक और इंसान होता है चौधरी चरण सिंह, एक कांग्रेस का लीडर होता है जो कि कांग्रेस को छोड़ देता है और फिर वो भारतीय लोकदल से एक पार्टी है जो है वो फॉर्म कर लेता है। ठीक है, और वो फोर्सफुली एरिकुलेट करता है द केस फॉर कीपिंग एग्रीकल्चर एट द सेंटर। देखो जैसे कि कुमारप्पा, वो जो जैसे JC कुमारप्पा है वो क्या कर रहा था कि भाई रूरल इकोनॉमी करो, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करो। ठीक है, ऐसे ही चौधरी चरण सिंह जो था वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है, वो भी बोलता है कि यार देखो वो कांग्रेस छोड़ देता है, वो भारतीय जो लोक दल जो है उसको ज्वाइन बना लेता है, उस पार्टी को फॉर्म कर लेता है। और क्या होता है
कि ये कहता है एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, एग्रीकल्चर हमारा मेन फोकस होना चाहिए सेंटर मतलब डेवलपमेंट इंडिया के लिए, ठीक है। और ही सेड दैट प्लानिंग वाज लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन अर्बन एंड इन सेक्शन ऑफ। देखो वो कह रहा था, जैसे चौधरी चरण सिंह है, वो कहते हैं कि यार ये जो प्लानिंग है ना, जिस तरह से सब प्लानिंग कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, अर्बन जो है प्रॉस्पेरियस हो रहा है, ठीक है, अर्बन को प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, लेकिन वहीं पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्शन है, ठीक है, वो इसकी कमाई भर रहा है, ठीक है, वो इसकी कमाई दे रहा है, ठीक है। जहाँ पे वो कहता है जो इंडस्ट्रियल सेक्शन है ना, जो वो कहाँ पे रूरल पॉपुलेशन के पास है, ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ फार्मर्स इन रूरल। अर्बन जो एरिया है वो प्रॉस्पेरिटी फेस कर रहा है, और जो रूरल पॉपुलेशन है वो है ना बेचारे सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वो कहता है। अदर थॉट दैट विदाउट एन ड्रास्टिक इंक्रीज इन अर्बन प्रोडक्ट, देखो कुछ किसी को लगता है कि बिना किसी ड्रास्टिक इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के देयर कुड नो बी एस्केप फ्रॉम साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम साइकिल ऑफ पॉवर्टी से नहीं बच पाएंगे। मतलब ये वाले जो है, ये जो क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको सपोर्ट करते हैं। वहीं पे they argued that Indian planning did have an aggregate strategy to boost the production of food grains। देखो ऐसे ही और भी आर्ग्यू करने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि इंडियन प्लानिंग जो है ना, उसके पास एक एग्रीगेट स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को वो कर सकती है, बढ़ा सकती है, ठीक है। दे आर्ग्यूड दैट इंडियन प्लानिंग डिड हैव एन एग्रीगेट स्ट्रेटेजी टू बूस्ट अप प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड ग्रेन्स। The state made laws and reforms and distributed of resources among the poor in the villages। वो कहते हैं जो स्टेट ने है ना, उसने लॉज एंड रिफॉर्म बनाए हैं और उसने रिसोर्सेज जो है पुअर जो गरीब हैं उनको में बांट दिए हैं, ठीक है। इट ऑल्सो प्रपोज प्रोग्राम्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। इन्होंने ही जो लोग थे, इन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स को प्रपोज करा, जहाँ पे लार्ज सम्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट जो हैं उस पर खर्चा हुआ था। द फेलियर वॉज नॉट दैट पॉलिसी बट नॉट इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज द लैंड ओनिंग क्लास। देखो क्या होता है कि ये लोग कहते हैं कि आपने जो एग्रीकल्चर का पुअर सेक्शन है उस पर खर्चा कर दिया, ठीक है, उन्हें मतलब ग्रेन्स दे दिए, उन्हें मतलब एक तरह से आपने उनके लिए ग्रेन्स बढ़ा दिए, लेकिन अब ग्रेन्स पे जितना खर्चा होगा उनके पास उतने पैसे तो होने चाहिए खर्च करने के लिए, ठीक है। तो यहीं पे ऐसे ही सिमिलर ये एक प्रोजेक्ट निकालते हैं जहाँ पे कहते हैं कि इरिगेशन पे खर्चा होगा, प्रोजेक्ट्स पे खर्चा होगा, इरिगेशन प्रोजेक्ट पे खर्चा होगा, लेकिन इस बार ये गरीबों के लिए नहीं होगा, ये लैंड ओनिंग क्लासेस के लिए होगा, क्योंकि वो खर्चा कर पाएंगे, ठीक है, वो इसको चलाने के लिए खर्चा कर पाएंगे। अब डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि सारी प्लानिंग जो है उसको सेंट्रलाइज करना ज़रूरी है, नॉर इट इज़ दैट प्लानिंग इज़ ओनली अबाउट बिग इंडस्ट्रीज एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स। या फिर ये ज़रूरी नहीं कि सेंट्रलाइज होगी हर प्लानिंग को, और हर प्लानिंग जो बिग इंडस्ट्रीज़ के बारे में होगी, लार्ज प्रोजेक्ट्स के बारे में होगी। ऐसे ही केरला मॉडल हमारे सामने आता है, ठीक है, इज द नेम गिवन टू द पाथ ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चार्टर्ड बाय द स्टेट ऑफ केरला। एक है ना प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो चार्ट नाम दे रखा है केरला मॉडल, ठीक है, जहाँ पे वो एजुकेशन पे फोकस करते हैं, वो हेल्थ पे फोकस करते हैं, वो लैंड रिफॉर्म से फोकस करते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और पॉवर्टी एलिवेशन करते हैं, ठीक है। अब डिस्पाइट लो पर कैपिटा इनकम, भले ही कितनी भी पर कैपिटा इनकम जो है वो कम है, और रिलेटिवली वीकली इंडस्ट्रियल बेस, देखो कैपिटा इनकम कम है, वो इंडस्ट्रियल बेस कम है, लेकिन फिर भी केरला की वजह से, केरला ने ये सब पे ध्यान दिया, इसकी वजह से जो है लिटरेसी अच्छी खासी हो रही है, लोग लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो रही है, ठीक है, लो इन्फेंट यानी कि जो बच्चों की मौत हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों की, वो नहीं हो रही, फीमेल इनमॉर्टलिटी नहीं हो रही, ठीक है, मॉर्टलिटी नहीं हो रही, लो बर्थ रेट्स हैं और हाई एक्सेस टू मेडिकल केयर है, ठीक है। और 1987 से 1991 तक क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव लॉन्च करती है विच इन्वॉल्व कैंपेन फॉर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग टोटल लिटरेसी स्पेशली इन साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, डिजाइन टू इन्वॉल्व people directly in project activities through voluntary citizens organization, ठीक है। and the state has also taken initiative to involve people in making plan to at पंचायत and देखो क्या होता है कि 1987 और 1991 में इनके सालों के बीच में गवर्नमेंट ने न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव लॉन्च करती है, जहाँ पे डेवलपमेंट के लिए
कैंपेन होते हैं जिसमें लिटरेसी पे ध्यान दिया जाता है, साइंस और एनवायरनमेंट की पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और इसमें पीपल जो है वो डायरेक्टली जो है वॉलंटरी सिटीजन्स उनकी डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, ठीक है। और स्टेट ये भी कहता है कि जो पंचायत है वो भी अब कुछ ना कुछ अपने लिए इनिशिएटिव प्लान बना सकती है डेवलपमेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। अब जीसी कुमारप्पा के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका ओरिजिनल नेम जीसी कॉर्नेलियस था और ये इकोनॉमिस्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, ठीक है। इन्होंने इंग्लैंड और यूएसए में अपनी पढ़ाई कर रखी है और ये महात्मा गांधी के बड़े फॉलोअर हैं। इन्होंने गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई हैं और ये ऑथर ऑफ इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के मतलब ऑथर, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग प्लानिंग प्रोसेस ऑल्सो इज मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, और ये प्लानिंग कमीशन के भी एक मेंबर रह चुके हैं। कौन? केसी कुमारप्पा, जिन्होंने प्रपोज किया था क्या चीज़ को? रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री में हमने समझा कि कैसे कुछ लोग चाहते हैं कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कुछ लोग चाहते हैं कि रूरल एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस हो, कुछ लोग चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, ठीक है। कुछ लोग चाहते हैं कि अगर तुम एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी लगा रहे हो तो उस पर जो रिच हैं उन पे ध्यान हो, ठीक है, ताकि वो प्रोग्रेस कर सकें, ठीक है। अब देखो ये भी माना गया कि जो तुम ग्रेन्स को जो है वो कम कर रहे हो, ठीक है, ग्रेन्स को इजी मतलब हल्का कर रहे हो, ठीक है, उनको प्राइजेस कम कर रहे हो, अच्छे से बांट रहे हो लोगों में और इरिगेशन में मदद कर रहे हो, इसमें ना एक बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कि जो लैंड ओनिंग क्लास थी, ठीक है, अच्छी खासी ज़मीन वाले, वो सोशल और पॉलिटिकल पावर में थे, ठीक है। तो बिसाइड द आर्ग्यू इवन द गवर्नमेंट हैव स्पेंड मनी ऑन द एग्रीकल्चर इट वुड हैव सॉल्व द मैसिव प्रॉब्लम ऑफ द रूरल सोसाइटी। वो कहते हैं कि जो मनी लैंड मतलब जो अच्छे खासे लैंड वाले हैं, ठीक है, जिनके पास अच्छी खासी ज़मीनें हैं, वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे क्योंकि उनके पास सोशल एंड पॉलिटिकल पावर थी। और कितना भी ये साथ साथ ये भी आर्ग्यू करते कि भले गवर्नमेंट कितना भी पैसे खर्च कर देती, वो डेवलपमेंट नहीं करने देते, वो परेशान करते रहते, रूरल पॉवर्टी रहती। अब पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। देखो इंडिया डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ द टू नोन पाथ्स। इंडिया जो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, इंडिया दोनों में से किसी भी पाथ को फॉलो नहीं करता। इंडिया फॉलो करता है एक नए पाथ को, ठीक है। इंडिया किसको फॉलो करता है? देखो इंडिया का कैपिटलिस्ट मॉडल इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो इंटायरली प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया जाता है डेवलपमेंट को, तो वो इंडिया ये नहीं कर सकता था, ठीक है। तो फिर नॉट द सोशलिस्ट, अब सोशलिस्ट भी उसने चूज नहीं करा क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो अबॉलिश नहीं कर सकता था इंडिया, क्योंकि उसे लगता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी तो ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट है। अब एंड ऑल द प्रोडक्शन वॉज कंट्रोल बाय स्टेट, और वो चाहता भी था कि जो सारी प्रोडक्शन है वो स्टेट कंट्रोल करे। तो एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ दिस मॉडल्स, इन दोनों मॉडल से जो हैं एलिमेंट्स लिए गए, ठीक है। और इस मॉडल को नाम दिया मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या नाम दिया? मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इसमें सोशल और कैपिटलिस्ट दोनों के ही मॉडल जो थे वो मिक्सचर थे, ठीक है, इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी इसको नाम दिया। ये भी कोई एमसीक्यू में पूछा सकता है इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड ट्रेड इंडस्ट्री वे लेफ्ट इन प्राइवेट हैंड्स। ज़्यादातर जो ट्रेड थे, इंडस्ट्री थी, वो प्राइवेट हैंड्स के मतलब प्राइवेट सेक्टर में छोड़ दी थी, और जो स्टेट था वो हैवी इंडस्ट्रीज़ को ही कंट्रोल करता था। बाकी जो सारे मैटर जैसे कि ट्रेड इंडस्ट्री है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, सिर्फ हैवी इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा ध्यान देता था, ठीक है। प्रोवाइडेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट जो है वो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता था, रेगुलेट करता था ट्रेड को, और क्रूशियल इंटरवेंशन करता था एग्रीकल्चर में, ठीक है। अब मिक्स मॉडल लाइक दिस वाज ओपन टू क्रिटिसिज्म। अब देखो जो लेफ्ट थे और जो राइट थे, भाई उन्होंने जम के क्रिटिसिज्म दिया। उन्होंने कहा ये क्या तरीका हुआ। क्रिटिक्स जो थे ना वो आर्ग्यू करते थे कि प्लानर रिफ्यूज टू प्रोवाइड द देखो उन्होंने कहा, क्रिटिक्स ने, क्रिटिसाइज करने वाले ने, कि ये जो प्लानर्स थे ये मना करते थे, प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड करने से मना करते थे इनफ स्पेस एंड स्टिमुलस टू ग्रो। मतलब प्राइवेट सेक्टर अगर चाहते थे ग्रो करना तो ये कुछ ना कुछ ऐसे बर्डन मतलब बैरियर्स लगा दिया करते थे। कौन? प्लानर्स, जिससे वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए, ठीक है, उन्हें इतना इनफ से स्पेस नहीं देते थे। और द एनलार्जमेंट पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस पावरफुल वेस्ट एंड इंटरेस्ट, और वो क्या करते थे, एनलार्ज पब्लिक सेक्टर जो है वो पावरफुल वेस्ट एंड इंटरेस्ट को प्रोड्यूस करते थे। मतलब एक तरह से पब्लिक सेक्टर जो है उनके लिए हर्डल्स क्रिएट करता था प्राइवेट कैपिटल के लिए, ठीक है, स्पेशली बाय द वे इंस्टॉलिंग
सिस्टम जैसे कि लाइसेंस, परमिट फॉर इन्वेस्ट। देखो क्या होता था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंप्लेन करता था कि भाई पब्लिक सेक्टर जो है वो वाले बड़े परेशान कर रहे हैं, वो लाइसेंस वगैरह, सिस्टम ऑफ लाइसेंस, परमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें लगाकर हमें डेवलप ही नहीं होने दे रहे। ठीक है, मोर ओवर द स्टेट पॉलिसी, स्टेट की जो पॉलिसी थी टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट फॉर गुड्स दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट फॉर लिटिल एंड नो कॉम्पिटिशन लेट द प्राइवेट सेक्टर विद नो इंसेंटिव एंड टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स। देखो क्या हुआ कि जो स्टेट पॉलिसी मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते कि है ना, जो गवर्नमेंट है उसने क्या करा था, उसने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था अच्छा खासा इंपोर्ट करने पे, जो गुड इंपोर्ट होते थे उस पर ना रिस्ट्रिक्टेड टैरिफ लगा था। ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट जो है वो अच्छा खासा लगता था। ठीक है, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट में जो भी डेवलपर थे, जो वो ना उनके पास कोई कंपटीशन था ही नहीं, बहुत कम कंपटीशन था, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो थे वो नो इंसेंटिव, यानी कि वो चाहते ही नहीं थे कि अपना जो प्रोडक्ट है वो उसको इम्प्रूव करना, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं महसूस होती थी कि ज़रूरत ही नहीं है, कोई कंपटीशन है ही नहीं, लोगों को मजबूर होकर यही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और वो सस्ते से सस्ता सामान को कर दिया करते थे। ठीक है, ताकि लोग सस्ता खरीदें तो लोग क्वालिटी की बात ही नहीं करेंगे। द स्टेट कंट्रोल मोर थिंग्स देन वे नेसेसरी, जो स्टेट थी वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रोल चीज़ें करती थी जो कि नेसेसरी भी नहीं था। ठीक है, एंड लीड इट इनएफिशिएंसी एंड करप्टेड, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भी डेवलपमेंट पब्लिक से मतलब प्राइवेट सेक्टर करना चाहता था, अब वो इनएफिशिएंसी की वजह से नहीं कर पा रहा और करप्शन की वजह से नहीं कर पा रहा। Then there are critics who thought that state did not do enough. अब ऐसे ही कुछ critics कहते हैं कि state जो है वो enough नहीं कर रहा था. They pointed out the state did not spend any significant amount of public education and health care. वो कहते हैं कि भाई state ने तो public education, health care कुछ चीज़ों पे खर्चा ही नहीं करा. The state intervened only in those areas where private sector are not prepared to go. State हमेशा उन चीज़ों पे ही ज़्यादा ध्यान देता था जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है रेडी नहीं है काम करने के लिए। ठीक है, the state helped the private sector to make profit. देखो इसकी वजह से क्या होता था कि स्टेट जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है उनको मदद करता था प्रॉफिट बनाने में। ठीक है, ऑल्सो इन स्टेट फॉर हेल्पिंग पुअर, ये कहते थे कि जो स्टेट है वो चाहते ही नहीं गरीब की मदद करना। स्टेट इंटरवेंशन एंड अप क्रिएटिंग अ न्यू मिडिल क्लास एंड एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ हाई सैलरीज विदाउट द मच इन्वेंटरी। देखो स्टेट हेल्प करने के बजाय गरीब लोगों को हेल्प करने के बजाय ये एक क्लास बना देता है, मिडिल क्लास जो है बनने लग जाती है इंडिया में, जो कि हाई सैलरीज की प्रिविलेज जो एंजॉय कर रही हैं और मच अकाउंटेबली को एंजॉय कर रही हैं। Poverty did not decline substantially during the period, even when the proportion of poor reduced their numbers of people. देखो ज़्यादा से ज़्यादा पुअर जो है वो मिडिल क्लास बन गए, क्या बन गए, मिडिल क्लास। लेकिन पोवर्टी फिर भी कम नहीं हुई, बल्कि पुअर कम हो गए, लेकिन फिर भी पोवर्टी जो है उसका जो कम हो गए, लेकिन फिर भी जो नंबर है वो चलते रहे, गरीबी रही। ठीक है, जितनी भी थी। हम अब डिस्कस करेंगे मेजर आउटकम्स के बारे में। देखो क्या होता है कि देखो मैंने बताया था कि लीडर जो हैं, जो हमारे लीडर थे वो है ना किस पे ध्यान देते थे पहले, देखो सबसे ज़्यादा वो यूनिटी पे ध्यान दे रहे थे, फिर बाद में वो डेमोक्रेसी, फिर बाद में डेवलपमेंट। तो यूनिटी फिर भी हो जाती है, डेमोक्रेसी फिर भी हो जाती है, मगर डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है हमारे लीडर्स के लिए। जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स भी क्या होता है, डिड नॉट टेक प्लेस एफिशिएंटली इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। देखो लैंड रिफॉर्म्स होते ही नहीं, अगर लैंड रिफॉर्म बनते भी हैं कि भाई ये लैंड है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर आपके पास इतनी लैंड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लैंड नहीं होनी चाहिए, वरना वो लैंड हो स्टेट ले लेगा। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स जो है इफेक्टिवली काम करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पावर जो है वो उन्हीं के लैंड ओनिंग क्लासेस के पास ही रह जाती है। बिग इंडस्ट्रीज जो है वो बेनिफिट करती रहती है अपना, और पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस नहीं होती। ठीक है, अर्ली इनिशिएटिव्स जो थे प्लान डेवलपमेंट के लिए वो है ना बेस्ट थे, रियलाइजिंग द गोल ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखो क्या होता है कि हमें दिखता है कि कैसे लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो काम नहीं करते अच्छे से। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पावर जो है वो लैंड ओनिंग क्लास के पास होती है। बिग इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो अपने आप को बेनिफिट करते रहते हैं, पुअर्टी कम नहीं होती। अर्ली इनिशिएटिव जो होते हैं ना प्लान डेवलपमेंट के, वो हमें एहसास करवाते हैं कि जैसे जो हमारी गोल है, हमारा इकोनॉमिक गोल है डेमोक्रेसी का, ठीक, डेवलपमेंट का, कंट्री का, वो सिटीजन्स की वेलबींग के लिए साथ साथ हुआ है। लेकिन द इनएबिलिटी टू टेक सिग्निफिकेंट स्टेप इन द डायरेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज टू बिकम अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। क्योंकि हम एक डायरेक्शन में एक सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं ले पाए, हम एक सही तरह से स्टेप जो है नहीं ले पाए, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, ये अब देखो क्या है कि द इनएबिलिटी, अब देखो those who benefited from the unequal development soon become the politically powerful and made it even more difficult. जो भी इन चीज़ों से, जो इन अनइक्वल डेवलपमेंट से पावरफुल बन जाता था वो अच्छा खासा पॉलिटिकली पावरफुल बन जाता था। ठीक है, जिसको भी प्रॉफिट होता था अनइक्वल डेवलपमेंट में वो पावरफुल बन जाता था पॉलिटिकली, और फिर वो और मुश्किल होता रहता था, करता रहता था अपनी बेनिफिट के लिए। ठीक है, अब फाउंडेशंस
एज असेसमेंट ऑफ आउटकम ऑफ अर्ली फेज ऑफ प्लान डेवलपमेंट। देखो क्या हुआ कि अर्ली फेज ऑफ प्लान डेवलपमेंट में हमने देखा, लेकिन देखो भले ही कितना भी ज़्यादा प्राइवेट फैक्टर वालों ने लूट लिया, लेकिन ये तो हमें देखना पड़ेगा कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट फैक्टर की वजह से ही हुई है। ठीक है, जैसे कि लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हुए हैं प्राइवेट सेक्टर की वजह से हुए हैं। मेगा डैम जैसे कि भकरा नंगल डैम, उसके बाद हीराकुंड फॉर इरिगेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। पावर जनरेशन, ठीक है, उसके बाद सम ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज जैसे पब्लिक सेक्टर में, जैसे कि स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डिफेंस प्रोडक्शन, ये स्टार्ट हो गई इसी पीरियड में। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की वजह से। और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फॉर इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और ये ऑलरेडी अंडरलाइन है, मुझे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। गेट ऑफ द सम लेटर इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूडिंग दैट प्राइवेट सेक्टर में नॉट है पॉसिबल। देखो भले ही प्राइवेट सेक्टर ने कितना भी लूट लिया हो, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से ही सारी डेवलपमेंट जो हुई है, और अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं होता तो ये सारी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। ठीक है, देखो क्या होता है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के कैंपेन जो है विलेज विलेज जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो स्टक करी जाती है वॉल्स पे, लोगों को, विलेजर्स को बताने के लिए, फार्मर्स को बताने के लिए प्लीज़ आप जो है ज़्यादा ग्रेन ग्रो करो। ठीक है, आप अपने हाथ से ज़्यादा जो ग्रेन है उसको ग्रो करो, लेकिन जो है मना कर देते हैं कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो क्या करती है गवर्नमेंट, वो ना पिक्चर्स चिपकाती है, एडवर्टाइजमेंट चिपकाती है दीवार पर, जिससे जो लोग हैं उसे कहती है कि अगर आप ये खुद के लिए नहीं करना चाहते तो प्लीज़ इसे नेशन के लिए करिए। वो ना अपने मनाती है, जिससे क्या होता है, पीपल्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, मान जाते हैं इस चीज़ के लिए और वो ग्रो करते हैं, उन्हें अच्छा लगने लग जाता है ग्रो करना। अब ऐसी ही एक एडवर्टाइजमेंट है जिसका नाम है शिवपलगंज। ठीक है, शिवपलगंज, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इट शोड हेल्दी फार्मर विद टर्बन रैप। देखो क्या होता है इन पिक्चर्स में ना जो फार्मर्स होते हैं उनके सपने दिखाए जाते हैं एक तरह से उन्हें। देखो जैसे कि शिवपलगंज में दिखाया गया एक हेल्दी फार्मर विद टर्बन रैप अराउंड हिज हेड, इयरिंग एंड क्विक। देखो एक फार्मर को दिखाया गया है टर्बन पहना हुआ उसके हर सर पे, और एयरिंग पहना हुआ, और एक अच्छी खासी क्विल्ट जैकेट पहना हुआ। ठीक है, कटिंग अ टॉल क्रॉप, अच्छा खासा एक लंबा सा क्रॉप कट कर रहा है व्हीट का। ठीक है, ऐसी एक वुमेन उसके बाजू में दिखाई है खड़ी हुई, जो कि बहुत ज़्यादा प्लीज्ड है और वो खुश हो रही है। ठीक है, लाइक एन ऑफिशियल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक है, लाइक एन ऑफिशियल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से एक वुमेन दिखाई गई है जो कि खुश हो रही है इस फार्मर के काम से। शिवा पलगन जैसी जो एडवर्टाइजमेंट थी लोग फार्मर्स को इन्फ्लुएंस कर रही थी। इसी तरह से बिलो अबव एक पिक्चर, उस पर लिखा जाता था हिंदी और इंग्लिश में, ग्रो मोर गेन। फार्मर्स जो थे, हाँ, उनको एयरिंग्स के साथ, क्विल जैकेट्स के साथ, और इंग्लिश, देखो वेयर ऑल्सो स्कॉलर्स ऑफ इंग्लिश वर मोस्ट एक्सपेक्टेड। देखो क्या होता था, देखो जिन्हें इंग्लिश आती थी उनके लिए इंग्लिश में लिखा जाता था ग्रो मोर गेन। ठीक है, उनके लिए पिक्चर्स बनाई जाती थी। वैसे जो हिंदी के स्कॉलर्स थे उनको हिंदी वर्जन में दिखाई जाती थी पिक्चर्स। एंड दोज हु डोंट नो हाउ टू रीड either language could at least recognize the figures and of the man and the laughing woman. The government hoped that soon they saw the man and the laughing woman, farmer would turn away from the poster and start growing more grain and men like men possessed. ठीक है, अब ये एक्सट्रैक्ट है, ये रंग दरबारी से लिया गया है श्रीलाल शुक्ला के थ्रू, और जो सिटायर है विलेज का, ठीक है, सेट इन द विलेज शिल्पाजगंज इन द उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये शिल्पागंज जो है उत्तर प्रदेश में, उसकी स्टोरी बताई गई है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं मगर मैंने फिर भी बता दी। अब लैंड रिफॉर्म्स को समझो, क्या हुआ लैंड रिफॉर्म्स में, क्या क्या था, सीरियस अटेम्प्ट था लैंड रिफॉर्म्स में। इस बार क्या हुआ इस पीरियड में, एग्रीगेट सेक्टर के टाइम पीरियड में, जहाँ पे जो सक्सेसफुल एबॉलिशन हो गया किनका, जमींदारी का। जो जमींदारी सिस्टम था भाई उसे खत्म करके रख दिया। दिस एक्ट बोल्ड एक्ट वॉज नॉट रिलीज फ्रॉम द लैंड ऑफ द कल्चर्स ऑफ द क्लास दैट हैज लिटिल इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। देखो क्या, जो भी लैंडलॉर्ड्स थे, जो भी ज़मींदार थे, जो अपनी ज़मीन पे लोगों को कहते थे कि आके काम करो हम तुम्हें पैसे देंगे, भाई वो सिस्टम ही उड़ा दिया। ठीक है, ज़मींदारों की ज़मीन ही ले ली, एक्स्ट्रा ज़मीन ही ले ली जो जिस पे वो काम नहीं करते थे। ठीक है, इससे क्या हुआ, सिर्फ लैंड नहीं मिला, एग्रीकल्चर के लिए लैंड नहीं मिला, साथ ही साथ देखो ये तो एग्रीकल्चर के लिए लैंड मिला, और साथ ही साथ इसके साथ क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड की पॉलिटिकल डोमिनेंस थी भाई वो भी हट गई। ठीक है, और अटेम्प्ट्स एट कंसोलिडेशन ऑफ लैंड ब्रिंगिंग स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड टुगेदर इन द वन प्लेस टू फार्म साइज कुड बिकम अ, अब जो भी लैंड मिलता था उसको वो क्या करते थे, एक साथ ले आते थे और उसे एग्रीकल्चर करने के लिए बना दिया करते थे और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। देखो इस पीरियड में कुछ लैंड रिफॉर्म्स के तरीके निकाले गए। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, जिससे उनकी पॉलिटिकल डोमिनेंस खत्म हो गई। दूसरा उन्होंने क्या करा, कोई भी टुकड़े टुकड़े जो लैंड होता था ना उसको वो एक साथ लिया करते थे और उस पर एग्रीकल्चर परफॉर्म करने के लिए उसे बना दिया करते थे। ठीक है,
अब क्या था कि ये दोनों दो कंपोनेंट्स थे, तो भाई सक्सेसफुल रहे लैंड रिफॉर्म्स के उसमें, लेकिन दो द लॉ वे पुट इनटू एंड अपर लिमिट एंड सीलिंग टू हाउ मच एग्रीकल्चर लैंड वन मस्ट, देखो क्या हुआ कि ये लॉ नहीं बनाया गया कि कितना ज़मीन जो है वो एक एग्रीकल्चर के पास होना चाहिए, यानी कि एक अपर लिमिट नहीं बनाई गई जिसके लिए एग्रीकल्चर लैंड एक इंसान के पास कितना ओन कर सकता है, ठीक है, विथ एक्सेस लैंड मैनेजमेंट टू इवेट द लॉ, ठीक है, और कितना उसके पास लैंड होना चाहिए एक लॉ को इवेट करने के लिए, ये तो इन्फॉर्मेशन बनाई ही नहीं, ठीक है। और सिमिलरली द टेंटेंट हु वर्क ऑन समवन्स एल्ड हैंड वे गिवन, देखो अब क्या हुआ, इन दो कंपोनेंट्स तो सक्सेसफुल रहे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई अमाउंट ऑफ लैंड को लिमिट नहीं रखा गया। दूसरा क्या था कि जो भी टेंटेंट्स जो थे, जो पीजेंट जो थे वो काम करते थे ज़मींदारी की लैंड पे, उनको इन्हें प्रोटेक्शन दी जाती थी, लीगल सिक्योरिटी दी जाती थी, और जिसकी वजह से जो है प्रोविजन जो है कम इम्प्लीमेंट होता था, ज़मींदारों का जो पावर था वो अभी भी उनके हाथों में थोड़ा बहुत रहता था। तो इसलिए क्या था कि इतना आसान नहीं था कि ये जो एग्रीकल्चर पे जो भी पॉलिटिक्स चल रही है इसको बिल्कुल जेन्युइन कर देना, इफेक्टिव एक्शन में ले आना, ठीक है, क्योंकि ये तभी हो सकता था जब लैंडलेस पुअर को हम मोबाइलाइज कर पाएँ, लेकिन जो ओनर था वो इतना पावरफुल था और उसका इतना ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, स्टेट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, ठीक है। देयरफॉर मेनी प्रपोजल फॉर लैंड रिफॉर्म्स वे आइदर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू लॉज और व्हेन मेड इनटू, देखो कुछ ऐसे जो लैंड रिफॉर्म्स थे उनको लॉज में ही ट्रांसलेट नहीं करा गया, और कुछ जो लैंड रिफॉर्म्स की चीज़ें थी वो पेपर पे ही रह गई। दिस शोज़ कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो एक्चुअल, देखो इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ द पार्ट ऑफ एक्चुअल पॉलिटिकल सिचुएशन इन द सोसाइटी, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो एक्चुअल में हमारी सिचुएशन मतलब पार्ट होती है एक्चुअल सिचुएशन की। यह हमें दिखाता है कि किस तरह से गुड विशेज़ होने के बाद भी लीडर कितना भी अच्छा चाहते थे, लेकिन जो हमारे डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स थे ना वो अपना कंट्रोल दिखाकर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देते थे, ठीक है। अब द ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। द फेस ऑफ प्रिविलिंग, देखो क्या हुआ था कि जब हमें फूड क्राइसिस जब इंडियन फेस कर रहे थे और जो कंट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा ही वनरेबल और एक्सटर्नल प्रेशर थी जहाँ पे हम फूड एड पे डिपेंडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, तो क्या होता है यूनाइटेड स्टेट जो है जब फूड देता है तो एक तरह से ना कोशिश करता है इंडिया को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने की, वो कहता है भाई तुम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है ना वो बिल्कुल हमारी तरह बना लो। तो गवर्नमेंट जो है एक न्यू स्ट्रेटजी बना लेती है, वो कहती है नहीं ये तो हम होने नहीं देंगे, हम बिल्कुल भी जो अमेरिका की पॉलिसी है जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरह जो है उसकी तरह हम अपनी कंट्री को कैपिटलिज्म से पूरा इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, हम मिक्स्ड वो मॉडल ही रखेंगे। और तो इसलिए वो चेंज कर देती है अपनी क्या करती है वो एक न्यू स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर लेती है फूड सफिशिएंसी के लिए। इंस्टेड ऑफ आइदर पॉलिसी ऑफ मेकिंग गिविंग मोर सपोर्ट टू द एरियाज ऑफ फार्मर्स वे लैगिंग बिहाइंड, देखो वो ऐसी भी पॉलिसी नहीं बनाती जहाँ पे बिल्कुल वो सपोर्ट देते एक ऐसे एरिया को, देखो उसकी पहले से पहले क्या थी, जो ऐसे फार्मर्स हैं जो बेचारे पीछे लैग कर रहे हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के बजाय वो रिसोर्सेस उन्हें देती है जिनके पास अच्छी खासी इरिगेशन हो, जिसके पास अच्छी खासी फार्मर जो अच्छी खासी वेल ऑफ हो, यानी कि अच्छी हालत में हो। क्यों? क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, द आर्ग्यूमेंट वॉज दैट दोज हु ऑलरेडी कैपेसिटी, देखो जिनके पास प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, जिनके पास अच्छी खासी सफिशिएंट चीज़ें हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, वो शॉर्ट टाइम पे और इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बेचारे गरीब हैं, ठीक है, आप उनको ग्रेन्स दोगे तो ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए तो उन्हें चीज़ें चाहिए, उनके लिए और चीज़ों के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो क्या फ़ायदा है ना। ये कलर कुछ दिख नहीं रहा ना खास, ठीक है, ठीक है। तो दस द गवर्नमेंट ऑफ अ हाई यील्डिंग, देखो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो जो रिच फार्मर्स होती है उन्हें हाई यील्डिंग सीड्स देती है, फर्टिलाइजर्स देती है, पेस्टिसाइड्स देती है, बेटर इरिगेशन देती है और हाईली पेस्टिसाइड्स प्राइसेस देती है, ठीक है। और द फार्मर्स गवर्नमेंट गिव द गारंटी टू बाय द प्रोड्यूस ऑफ फार्मर, देखो वो कहती है कि हमें गिवन जो आप गिवन प्राइसेस है उस पर हम गारंटी करते हैं कि हम आपका प्रोड्यूस जो है वो खरीदेंगे। इससे क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था ये समझ आ गया कि वो जो अमीर जो हैं, जो वेल ऑफ फार्मर्स हैं, उनको ग्रेन्स देना, उनको वो देना, ठीक है, अच्छी खासी चीज़ें देना, जिससे रिसोर्सेज देना जिससे वो और ग्रो कर पाएँ। इससे क्या होता है, जल्दी ग्रो हो जाती है, जल्दी ग्रोथ हो जाती है। तो ये उसे कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो रिच पीजेंट्स थे, लार्ज लैंड ओनर्स थे, उनको तो भाई बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ और उससे भी हमें बहुत बेनिफिट हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है उससे क्या हुआ, मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ हो गया, ठीक है, वीट की प्रोडक्शन हो गई। उसके बाद फिर इसकी वजह से क्योंकि रिच पीजेंट्स थे वो जल्दी काम कर पाए, उनके पास इतने ज़्यादा ऑलरेडी रिसोर्सेज थे, तो वो रिच की वजह से वो एग्रीकल्चर ग्रोथ हो गई, जिससे जो है हमारी कंट्री जिस तरह से स्टेबल हो गई। बट इंक्रीज पोलराइजेशन बिटवीन क्लास एंड रीजन, अब क्या हुआ
जो भले ही हमारी कंट्री एग्रीकल्चर ग्रोथ में मॉडरेट हो गई, फूड जो है अवेलेबल हो गया हमारी कंट्री में, लेकिन इससे क्या हुआ, पोलराइजेशन आ गया, गरीब बहुत गरीब हो गए, अमीर बहुत अमीर हो गए। और जैसे कि पंजाब और हरियाणा जैसी जगहों पर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पे ये एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरियस हो गए, ठीक है, और जो अदर्स थे वो बैकवर्ड रह गए, ठीक है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 एफर्ट्स थे इसके। सबसे पहला, वन वाज दैट मेनी पार्ट्स स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पुअर पीजेंट्री। क्या था कि पुअर पीजेंट्री को बिल्कुल छोड़ दिया और लैंडलॉर्ड्स जो हैं उन्हें उन्होंने क्या करा, कंडीशन फेवरेबल रखा, ठीक है, फॉर। अब क्या होता था, जो रिच पीजेंट्स होते थे डिमांड करते थे कि भाई हमें ना पुअर पीजेंट्स चाहिए अपने लैंड पे काम करवाने के लिए, तो इसकी वजह से कि जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइज करती थी उनके लिए, पुअर पीजेंट्स के काम करवा लो। सेकेंडली, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, वो रिजल्ट करती है एक मिडिल पीजेंट सेक्शन में, मतलब एक मिडिल क्लास जो है, जो प्रॉब्लम बात कर रही थी हम पहले, वो बन जाती है, ठीक है। ये जो फार्मर्स होते हैं मिडिल साइज होल्डिंग होते हैं, जिनको ना चेंजेस से बेनिफिट तो होता है, मगर सून इमर्ज पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब लेटर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो इंडिया है, ठीक है, जो स्टोरी है डेवलपमेंट की इंडिया, ये ना 1960s के बाद एक तरह से ख़त्म हो जाती है, सिग्निफिकेंट टर्न फ्रॉम द एंड ऑफ 1960s, जहाँ पे हम चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे कि नेहरू के डेट के बाद जो है ना इकोनॉमिक का मतलब कांग्रेस सिस्टम जो है बिल्कुल अलग ही हो जाता है, ठीक है। इंदिरा गांधी जो है हमारी नेक्स्ट लीडर, पॉपुलर लीडर बन जाती हैं, और उनका रोल जो होता है स्टेट कंट्रोलिंग का और डायरेक्टिव और इकोनॉमिक का बिल्कुल डिफरेंट होता है, स्ट्रेंथनिंग होता है। और पीरियड जो है 1965 के बाद बिल्कुल एक न्यू रिस्ट्रिक्शन फेस करता है प्राइवेट इंडस्ट्री में, जहाँ पे 14 प्राइवेट बैंक जो है नेशनलाइज किए जाते हैं, और गवर्नमेंट अनाउंस मेनी पुअर प्रोप्यूलर एग्जाम। गवर्नमेंट जो है जब इंदिरा गांधी के अंदर होती है तो बहुत सारे बैंक जो है वो प्राइवेट मतलब बहुत ज़्यादा नेशनलाइज हो जाते हैं, प्रो पुअर प्रोग्राम्स निकलते हैं, और सोशलिस्ट पॉलिटिक्स होते हैं, ठीक है। आइडियोलॉजीज लिव टू सोशलिस्ट पॉलिटिक्स, और हीटेड डिबेट्स होते हैं कंट्री में, ठीक है, इस चीज़ को लेकर। अब भले देखो, हाउएवर द कंपेसेस ऑफ स्टेट लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिड नॉट लॉस फॉर एवर। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो ज़्यादा देर तक ज़्यादा टिके नहीं, और जो प्लानिंग थी वो कंटिन्यू होती रहती थी। और 1950-1980s के टाइम पे इंडियन जो इकोनॉमी थी वो 3% to 3.5% से बढ़ी, ठीक है। और इनएफिशिएंसी और करप्शन जो है वो होता रहा, ठीक है। कुछ खास ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पॉजिटिव कुछ नहीं रहा इतना कुछ खास। एक तरह से ब्यूरोक्रेसी हो गई थी, और पब्लिक ओपिनियन जो था ना, अब तो वो बिल्कुल फेथ ही लूज़ कर चुका था इन इंस्टीट्यूशन पे, क्योंकि उसने इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया था। और लैक ऑफ पब्लिक फेथ की वजह से जो पॉलिसी मेकर्स थे ना, अब उनकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई स्टेट की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में। और 1980s के टाइम पे हम आगे देखते हैं कि कैसे जो इन इंस्टीट्यूशन की ज़्यादा वैल्यू करने नहीं लगे थे, ठीक है। पब्लिक एक छोटा सा हमें चीज़ बताई गई है, जहाँ पे हमें अमूल बटर की हिस्ट्री बता रखी है, ठीक है। अमूल बटर को बनाने वाला कौन था, देखो, ये अमूल बटर एक सक्सेसफुल हिस्ट्री है कोऑपरेटिव डेयरी फार्म्स की इंडिया में, ठीक है। गिनेस कुरन, ठीक है, जिन्स खुरन एक निकनेम है मिल्कमैन ऑफ इंडिया के लिए, जहाँ पे उन्होंने क्रूशल रोल प्ले किया है गुजरात के कोऑपरेटिव मिल्क में, जहाँ पे वो मार्केटिंग फेडरेशन लॉन्च करते हैं अमूल नेम का। मतलब बहुत सारे जो मतलब वो दूध वाले हैं वो साथ में आते हैं, और वो है ना दूध बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये आनंद जगह पे शुरू हुआ, जहाँ पे गुजरात की एक टाउन था आनंद, वहाँ पे डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ, जहाँ पे 2.5 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर जो है वो साथ में आ गए। अमूल पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा यूनिक देखा गया, बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट मॉडल देखा गया रूरल डेवलपमेंट के लिए, और इससे पॉवर्टी जो है वो भी कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे सारे बहुत ज़्यादा मिल्क में प्रोड्यूसर साथ में आ गए और वो डेवलपमेंट करने लगे। अमूल जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, जिससे हमने देखा कि एक तरह से वाइट रेवोल्यूशन है, ठीक है, दूध वाइट होता है तो इसलिए वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। और 1950s के टाइम पे क्या हुआ, जो रूरल डेवलपमेंट थी ना, वो ना प्रोग्राम कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड वो स्टार्टेड। एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑपरेशन फ्लड जो है वो स्टार्ट हो गया था। और ऑपरेशन फ्लड जो ऑर्गेनाइज किसने करा था, जो मिल्क प्रोड्यूसर थे, एक सेकेंड, हाँ, जो मिल्क प्रोड्यूसर थे उन्होंने ये जो मूवमेंट है इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसमें क्या था कि बहुत सारे ऑपरेशन फ्लड जो था ना, वो एक तरह से डेयरी प्रोग्राम नहीं था, वो कुछ और था, ठीक है। इट वॉज डेयरिंग अ पाथ ऑफ डेवलपमेंट फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम फॉर रूरल हाउस होल्ड्स एंड एविटिंग पॉवर्टी। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव हैज कंटिन्यूड टू इंक्रीज विद द नंबर्स ऑफ वुमेन मेंबर्स एंड द वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव सोशलिस्ट ऑल्सो इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है यार। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैंने एक एक डिटेल जो है उसको कवर किया है। आपके एक सब्सक्राइब बटन से क्लिक करने से, लाइक बटन से क्लिक करने से बहुत फ़ायदा होता है। थैंक यू, बाय।
हैव अ नाइस डे।